गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार एक बार फिर से समृद्धि आईएएस पटना ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है आपकी जो तैयारी की रफ्तार है वो भी काफ़ी तीव्र होती जा रही है। और इसी संदर्भ में मैं कुछ मुद्दा लेकर के आया हूँ, कुछ पॉइंट्स लेकर के आया हूँ जो आपको काफ़ी हद तक सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा जो टैगलाइन है वो ये है कि इतिहास छूटा तो रिजल्ट छूटा। और 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ में इतिहास के 40 प्रश्न। तो आप सभी को पता है कि बीपीएससी के इस एग्जाम में इतिहास कितना महत्व रखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वाधिक यदि कहीं से प्रश्न पूछा जाता है तो वो इतिहास से पूछा जाता है। इतिहास में सर्वाधिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं वही लेकर के आया हूं कि आप पढ़ रहे हैं और अब ये टाइम रिवीजन का है। तो इतिहास का वह कौन सा सेक्शन है जहां से प्रश्न आने वाला है, प्रश्न बनने वाला है, उस सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए बनिस्बत की पूरा इतिहास पढ़ने का। नहीं ये होता है ना कि अब वो टाइम नहीं कि आप पूरा इतिहास पढ़ें या पूरा इतिहास का आप रिवीजन करें, नहीं, अब आप उन केवल चैप्टर्स का रिवीजन करें, उन चीजों को पढ़ें जो एकदम महत्वपूर्ण है और एकदम इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मित्रों, मैं सीधे अपने मुद्दे पे आता हूं। देखिए, इतिहास में तो क्या है कि बिहार बीपीएससी का जो हिस्ट्री है, इस बीपीएससी के हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से तो प्रश्न पूछा नहीं जाता है। तो इतिहास के 3 सेगमेंट जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, ये सब आप लोगों को पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बस ब्रीफ कर रहा हूं। मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें से आधुनिक भारत में मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाती है बीपीएससी में और पूछे जाने वाला है आने वाले आगामी जो 67वीं बीपीएससी होना है उसमें। और फिर मध्यकालीन में कहां से और प्राचीन में कहां से। तो पूरा इतिहास अब पढ़ने का समय खत्म हुआ। अब केवल मॉडर्न पढ़ना है, एंशिएंट पढ़ना है, मेडाइवल पढ़ना है। तो उसमें से भी क्या पढ़ना है, मॉडर्न में भी अब आपको सिलेक्ट होना है, सिलेक्टिव होना है। एक तो आपने पूरा पढ़ लिया, पूरा तैयारी आपकी हो चुकी है, लेकिन अब रिवीजन के दौर में आपको मॉडर्न में कौन सा ज्यादा रिवीजन करना है जहां से सर्वाधिक प्रश्न बनने की संभावना है। तो पहले तो मित्रों, सर्वाधिक प्रश्न आपको जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा जाएगा और दूसरे पोजीशन पे प्राचीन भारत के इतिहास से, यानी कि 1 नंबर पे सबसे ज्यादा प्रश्न आधुनिक भारत से, जिसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 20 से 25 प्रश्न आधुनिक भारत के ही होंगे। ये मान चलिए आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा सवाल होगा, लगभग 20 से 25, अगर 40 सवाल बनते हैं तो, ठीक है। उसके बाद जो आपके सारे जो सवाल होंगे सेकंड पोजीशन पे, दूसरे नंबर पे, वो होगा प्राचीन भारत के इतिहास से, एंशिएंट हिस्ट्री से, जिसमें आप ये मान के चलिए कि लगभग 8 से 10 सवाल आपके एंशिएंट हिस्ट्री के होंगे, ठीक है। लगभग 8 से 10 सवाल आपके एंशिएंट हिस्ट्री के होंगे। बचा जो प्रश्न होगा वो मान के चलिए कि 5 जो सवाल हो सकता है, वो 5 से 8, थोड़ा ये भी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप 5 से 7 के अप्रॉक्स में जो सवाल आपके होंगे वो कहां से होंगे, तो मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन से कम भी हो सकता है, मेडिवल हिस्ट्री से कम ही रहेगा, क्योंकि सामान्यतः मेडिवल हिस्ट्री से कम सवाल पूछा जाता है। लेकिन उसके बाद आपको क्या होगा, एंशिएंट से होगा। तो एंशिएंट से ये भी हो सकता है कि 12-13 सवाल भी एंशिएंट से पूछ ले। तो सर्वाधिक प्रश्न मॉडर्न और एंशिएंट से पूछा जाएगा और बाद में आपसे मेडिवल से पूछा जाएगा। तो मॉडर्न में सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ने की आवश्यकता है, तो मित्रों मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो आप रिवीजन करिए वो रिवीजन करिए आधुनिक भारत के इतिहास में 20वीं शताब्दी का इतिहास, 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक इतिहास, ठीक है। 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक इतिहास। तो 20वीं शताब्दी का जो इनिशियल आपको जो हिस्ट्री है, मतलब कि स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है, मुख्यतः जो है वो क्या है, स्वतंत्रता संघर्ष, यानी कि आपको देखना है जो कि स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में, मतलब कि 1900 से 1947 तक, 1900 से 1947 तक के बीच के जो चीजें हैं वो आपको जो है सो देखना है, ठीक है। तो ये देखिए कि 1900 से 1947 के बीच 20वीं जो शताब्दी है, इस 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक जो समय है उसमें, तो अब देखिए इसमें क्या आपको पढ़ना है। तो इसमें जो आपको रिवीजन करना है सबसे ज्यादा,
वो क्या करना है, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि इसमें से 20 से 25 में सर्वाधिक सवाल कहां से होंगे, नेशनल मूवमेंट से होगा। राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन कहां से, 1900 से 1947। मित्रों सर्वाधिक प्रश्न यहीं से रहेगा, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो 1900 से 1947 को जरूर पढ़ लीजिए, जरूर रिवीजन करिए। अब 1900 से 1947 में क्या मुख्य तौर पे आपको रिवीजन करना है जी, तो स्टार्ट करना है बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन 1905 की घटना, बंगाल विभाजन। आप देखिएगा बीपीएससी हमेशा पूछती है यहां से, ठीक है। तो बंगाल विभाजन आपको क्विक रिवीजन करना है, बंगाल विभाजन, ठीक है। उसके साथ ही मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। तो बंगाल विभाजन ये तो फिक्स है कि आपको एकदम ये ध्यान रखना भाई कि डिक्लेयर कब हुआ था, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था। और इस समय लॉर्ड कर्जन जो था वो भारत का वायसराय हुआ करता था। क्लियर है, तो ये चीज आपको एकदम से ध्यान रखनी है। इसमें अन्य और भी बातें हैं, लेकिन मैं अभी आज केवल आपसे उस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, इसलिए मैं उन टॉपिक्स को बताऊंगा ताकि आप जिस भी चीज से पढ़ रहे हैं इन टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि मैं अगर इस टॉपिक एनालिसिस में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं और आप पढ़ चुके हैं, अब आप रिविजन कर रहे हैं, तो बस रिवीजन के कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए, मैं उस पर आपको बता रहा हूं। तो बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग, 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इसके अलावे जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में मुख्यतः यहाँ पे कौन कौन सा, तो मुख्य तौर पे पहले तो बंगाल का जो है बनारस का अधिवेशन, बनारस का, ठीक है, जो 1905 में हुआ था, जो आप गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, ठीक है, जिनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। तो बनारस का 1905 का अधिवेशन, फिर 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता, जो दादा भाई नौरोजी थे, कांग्रेस में आपस में विवाद हो गया था कि भाई कि लोग जो चाहते थे कि नरम दल और गरम दल का जो विवाद था उसको निपटाने के लिए, तो 1906 में ही विवाद हो गया था, लेकिन उसको निपटाने के लिए कलकत्ता अधिवेशन में बना दिया गया अध्यक्ष किसको, दादा भाई नौरोजी को। तो विवाद जो निकल के सामने आया वो कहां पे निकल के सामने आया, तो 1907 में निकल के आया। तो 1907 का सूरत अधिवेशन। तो देखिए ये तीनों अधिवेशन तो प्रारंभ में आपको थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है, कि ये तीनों तो बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग, बनारस और कलकत्ता का, और सूरत का जो है कांग्रेस का अधिवेशन, ये आपको एकदम से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट, ये आपको रिवीजन जरूर करना है, मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक है। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट आपको याद है, या आप जब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि 1905 में क्या हुआ था कि लॉर्ड कर्जन यहां से चला गया था, और लॉर्ड कर्जन के यहां से जाने के बाद जो है वो मिंटो आया था, यहां पर मिंटो भारत आया था, ठीक है। तो मिंटो जब यहाँ पे आया था, मिंटो सेकेंड, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक एक्ट बन के आया, मार्ले मिंटो एक्ट। तो मार्ले क्या था, मार्ले भारत में सचिव था, भारत सचिव, ब्रिटेन में भारत सचिव के पद पे था। तो मार्ले के सलाह सहयोग पर एक कानून बना, एक्ट बना, तो यहां पर था मिंटो, तो इस वजह से दोनों का नाम जुड़ गया मार्ले मिंटो एक्ट, जहां से माना जाता है कि सांप्रदायिकता की जो बीज डाली गई भारत में और भारत विभाजन के लिए जो रूपरेखा तैयार हुई थी वो 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट से हुई थी। तो इसको जरूर से रिवीजन करिएगा मित्रों, जरूर से रिवीजन करिएगा। चलिए इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, ये इसके बाद 1911 का दिल्ली दरबार, 1911 का दिल्ली दरबार जरूर देख लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। 1911 का दिल्ली दरबार, 1911 का दिल्ली दरबार इसलिए क्योंकि बिहार जिस राज्य के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इस राज्य को भी स्वतंत्र राज्य के रूप में जो स्थापना का जो मार्ग प्रशस्त हुआ था वो दिल्ली दरबार से ही हुआ था। तो इसलिए 1911 का दिल्ली दरबार एकदम रिविजन कर लीजिएगा, क्विक रिविजन करिएगा और ठीक तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन जरूर रिवीजन करिएगा मित्रों,
जरूर रिवीजन करिएगा। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर के किया था। और ये मूवमेंट इंस्पायर्ड कहां से था? तो आयरलैंड से इंस्पायर्ड था। और एनी बेसेंट कहां की थी? आयरलैंड की थी, आयरिश महिला थी, ठीक है। तो वहां से इंस्पायर्ड थी और यहां पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर के किया था। उद्देश्य क्या था? संवैधानिक तरीके से अंग्रेजों से स्वशासन प्राप्त करना, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, इसलिए ये हो रहा था। हालांकि बाद में ये जो है सो असफल हो गया था। और इसमें आपने एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे आप, वैलेंटाइन जिरोल। वैलेंटाइन जिरोल जो है वो बाल गंगाधर तिलक को कह दिया था कि ये भारतीय शांति के जनक हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। वो उसने कह दिया था किसको? बाल गंगाधर तिलक को। तिलक जी इसी बात से नाराज हो गए और इस पर केस कर दिया और मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए चले गए ब्रिटेन। और ये आंदोलन बीच में ही उनका छूट गया, ठीक है। और एनी बेसेंट जी जो थी तो वो इस मूवमेंट को लीड कर रही थी, लेकिन ये मूवमेंट बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल सका था क्योंकि उनको भी पकड़ लिया गया था। तो कहने का मतलब है इसको जरूर से रिवीजन करिएगा, ठीक है। मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं बस आपको, बस मैं पॉइंट्स बता रहा हूं कि इसको जरूर से रिवीजन कर लीजिए क्योंकि यहां से प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत के फैक्ट्स याद करिए। अखिल भारत खिलाफत कमेटी की, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था, महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष थे। तो खिलाफत आंदोलन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि गांधी जी ने इसको जो है सो खिलाफत आंदोलन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद खिलाफत आंदोलन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसके फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो भारतीय मुस्लिम थे वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो जीतने के बाद जो टर्की है, टर्की का जो खलीफा है उसके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। और इसी शर्त पर भारत के मुस्लिमों ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेजों ने उनके खलीफा के साथ मिसबिहेव किया तो मुस्लिम नाराज हो गए, उन्होंने अखिल भारतीय ये खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। और इसी घटना को गांधी जी ने एक अवसर के रूप में देखा, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा और इसी से कनेक्ट करके 1920 में शुरू कर दिया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मित्रों जरूर से इसको पढ़िएगा, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और इसके अलावे इसी बीच में गांधी का भारत आगमन, गांधी का भारत आगमन, गांधी जो भारत आए 1915 में, जिसके लिए प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है हमारे देश में, आप लोग उसको भी पढ़े होंगे। तो ये गांधी का आगमन जरूर पढ़िएगा। गांधी यानी तो गांधी का आगमन नहीं, गांधी का पूरा जो है वो हिस्ट्री जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि गांधी से तो प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, इनका पूरा नाम था, इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और करमचंद गांधी को काबा के नाम से भी जाना जाता है, करमचंद गांधी को काबा के नाम से भी जाना जाता है। और 13 वर्ष की अल्पायु में, वर्ष बहुत पूछता है बीपीएससी जी, तो 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था। बच्चा थे गांधी जी उस टाइम पे, 13 वर्ष की आयु थी, उसी टाइम में इनका विवाह कर दिया गया था 13 वर्ष की आयु में। तो ये सब कुछ फैक्ट्स आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा मित्रों, एकदम से ध्यान रखिएगा। 1894 में जो इन्होंने पहली संस्था बनाई थी दक्षिण अफ्रीका में, नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। तो नटाल कांग्रेस जो इन्होंने बताया था बनाया था कहां पे? अफ्रीका में। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिनिक्स 1904 में फिनिक्स डरबन में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। फिनिक्स आश्रम है जो गांधी जी ने डरबन में एस्टेब्लिश किया था 1904 में। और वो जो फिनिक्स है वो फिर से जो है सो 27 फरवरी 2000 को अफ्रीका में स्टार्ट किया गया। फिनिक्स आश्रम को फिर से बनाया गया 27 फरवरी 2000 को। तो ध्यान रखिएगा, फिनिक्स 1904 में महात्मा गांधी ने कहां पे स्थापित किया था? तो अफ्रीका में स्थापित किया था, अफ्रीका के डरबन में। और फिर 27 फरवरी 2000 को अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उसको फिर से स्टेबल किया है, ठीक है। तो इस वजह से इस फैक्ट्स को एकदम ध्यान रखिएगा। तो गांधी के बारे में मित्रों एकदम इंडियन ओपिनियन की पहली पत्रिका जो इन्होंने निकाली थी अफ्रीका से, एकदम उसके बारे में ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो ये गांधी पर ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन जरूर रखिएगा क्योंकि गांधी प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गांधी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गांधी इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट है, हर जगह गांधी से प्रश्न पूछा जाता है। तो गांधी को जरूर कर लीजिएगा, बेहतर तरीके से कर लीजिएगा। इसके अलावा किसान आंदोलन मित्रों, किसान आंदोलन जो 20वीं शताब्दी में किसान आंदोलन हुए हैं वो जरूर कर लीजिएगा। किसान आंदोलन, फार्मर्स मूवमेंट, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो था वही से रिलेटेड है, तो उसको जरूर से आप याद कर लीजिएगा।
किसानों का ही मूवमेंट था, लेकिन वो मिल मजदूर किसानों का वो मिल मजदूरों का था बेसिकली, खेड़ा। तो ये सारे जो है मतलब जो आंदोलन हुए हैं जिसको गांधी ने लीड किया है, ये सब जरूर याद कर लीजिए, देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसके अलावा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड जी याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। और रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट किसने तैयार किया था? सर सिडनी रॉलेट ने, सर सिडनी रॉलेट ने तैयार की थी, इसलिए इसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। यही था काला कानून, इसी कहते थे कि बिना वकील बिना दलील, ठीक है, ना कोई आप वकील रख सकते हैं, ना ही आप कोई दलील दे सकते हैं, और ना ही किसी प्रकार का कोई अपील कर सकते हैं। तो ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील नहीं कर सकते, वैसा काला कानून सर सिडनी रॉलेट ने तैयार किया था, उसको भारत में लागू कर दिया गया। इसी के विरोध स्वरूप एक छोटी सी सभा आयोजित हुई थी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में, जहां पे कि मेला भी चल रहा था। लेकिन मित्रों, उस दिन जालियांवाला प्रशासन ने धारा 144 डिक्लेयर किया था, और ये उस दिन आम आदमी को इसके बारे में नॉलेज नहीं था। आम आदमी लोगों ने वहां पर एक मीटिंग रखा, और उस मीटिंग पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। गोलियां किसने चलाई? गोलियां किसने? जनरल डायर, सब लोग जानता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बीपीएससी फैक्चुअल एग्जाम है, कंफ्यूज करता है, पूछ देगी जनरल ओ डायर की जनरल आर डायर, किसने चलाया था, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गोली चलाने वाला जो आदमी था उसका नाम था जनरल आर डायर। जनरल आर डायर ने गोली चलाया था। और आदेश किसने दिया था? आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने। जनरल ओ डायर उस टाइम पे अमृतसर का डीएम था। जैसे आज आईएएस लोग होते हैं ना, वैसे वहां पे वो डीएम हुआ करता था। तो वो उसने आदेश दिया था, और रूलर कौन था? तो रूलर था जनरल आर डायर, वो मिलिट्री का आदमी था, उसने गोली चलाया था। तो ध्यान रखिएगा इस तरह के फैक्ट्स को, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी जरूर रिवीजन करिएगा। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी। असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने वापस ले लिया था तो ये लोग नाराज हो गए थे, कांग्रेस छोड़ दी, और कांग्रेस छोड़ करके जो है सो स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। तो स्वराज पार्टी जरूर से जरूर, जरूर से जरूर इसको भी रिवीजन में रखिएगा। स्वराज पार्टी जरूर से कर लीजिएगा रिवीजन, ठीक है, स्वराज पार्टी, ठीक है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन देखिए, सविनय अवज्ञा के साथ साथ मैं आपको बताऊं 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जी, लाहौर अधिवेशन जरूर से जरूर, लाहौर अधिवेशन बहुत सारी बातें हुई थी इसमें, जरूर से इसको रिवीजन कर लीजिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। और साथ ही साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का आगमन, साइमन कमीशन का आगमन जो कि 1927 में वहां बना था, 1928 में इंडिया आया था। साइमन आयोग, ठीक है, जिसको श्वेत आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है आप इसको रिवाइज कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे बेहतर तरीके से। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो हुआ था, ठीक है। तो इसको जरूर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जरूर से कर लीजिएगा। और इसके साथ ही गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 को हुआ, 1931 को हुआ था जी, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जरूर कर लीजिएगा, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता जरूर से जरूर इसको रिवाइज कर लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, जरूर से जरूर इसको रिवाइज करिएगा मित्रों। इसके अलावा आप देखिए, इस बीच में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, क्रांतिकारी आंदोलन एचआरए, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जरूर से जरूर इसके आपके लिए। उसके साथ ही एसएचआरए, सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए और एसएचआरए, सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्रांतिकारी आंदोलन था। दोनों को ध्यान से रिवीजन कर लीजिएगा, दोनों को रिवीजन कर लीजिएगा। इसके साथ ही चटगांव शस्त्रागार पर धावा, मास्टर दा सूर्यसेन, बंगाल, जरूर से जरूर याद रखिएगा। मास्टर दा सूर्यसेन जी नाम था, सूर्यसेन जी, ठीक है। तो ये जरूर से जरूर मित्रों, जरूर से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, जरूर से जरूर कर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा और आराम से आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चलिए आगे मैं बात करता हूं
तो इसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 जरूर से जरूर, क्योंकि भारत के संविधान का 2/3 हिस्सा वहीं से लिया गया है जी। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जरूर से जरूर रिवीजन करना है। इसके साथ ही इसी के बेस पे 1937 का चुनाव, 1937 का चुनाव मित्र जरूर से जरूर, 1937 का चुनाव का परिणाम, रिजल्ट सब कुछ याद कर लीजिएगा, एकदम सब कुछ। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो मैं बता रहा हूं द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस द्वितीय विश्व युद्ध में उस समय जो भारत में वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया था और उसके बाद किस प्रकार से कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, किस प्रकार से मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया था, ये सब चीज जरूर से जरूर मित्रों जरूर से जरूर कर लीजिएगा, रिवीजन जरूर से जरूर। इसके बाद चलिए 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह एकदम कर लीजिएगा, 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके अलावे इसके अलावे 1940 का लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव जरूर से जरूर मित्रों, जरूर से जरूर इसका रिवीजन करिएगा, जरूर से जरूर। इसके अलावे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ये बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी आंदोलन में बिहार का एक जिला सारण जिला को कुख्यात डिक्लेयर किया गया, कुख्यात डिक्लेयर किया गया था, इसी आंदोलन में कुख्यात डिक्लेयर किया गया था। यहीं पर समानांतर जो है समानांतर सरकार बनी थी बलिया में चीतू पांडे जी के नेतृत्व में, ये सारी बातें जरूर याद रखिएगा। रेडियो कार्यक्रम इसी आंदोलन में चलाया गया था और इसी आंदोलन में बिहार में आजाद दस्ता का गठन हुआ था जिसको नेतृत्व प्रदान किया जो है जयप्रकाश नारायण जी ने। तो ये सारा चीज एकदम ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को बंद कर दिया गया था कहां, तो हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल कूद करके भाग आए थे। तो ये सारी चीजें एकदम जरूर से रिवीजन कर लीजिएगा, जरूर से जरूर। जहां पे भी थोड़ा बिहार का एंगल दिख रहा है उसको तो और भी बेहतर तरीके से रिवीजन करिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा 1942 का क्रिप्स मिशन, 1942 का क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन जरूर से जरूर, क्रिप्स मिशन जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा मित्रों, जरूर से जरूर रिवीजन करिएगा क्रिप्स मिशन। इसके बाद 1946 का कैबिनेट मिशन, 1946 का कैबिनेट मिशन जरूर से जरूर, कैबिनेट मिशन एकदम ध्यान रखिएगा, ये आपको कर लेना है। और उसके बाद 1947 का अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम जरूर। और यहां पर इस समय का कांग्रेस का अधिवेशन 47 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो कांग्रेस 47 में कांग्रेस का तो अधिवेशन हुआ नहीं था, अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को। तो ये सारी चीजें जो है वो एकदम ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से चीजें हो रही हैं। ये मैं कह रहा हूं कि इसको आपको जरूर से जरूर रिवीजन करना है मित्रों। ये राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत इनको एक बार बैठिएगा, 2 घंटा में ये सब रिवीजन हो जाएगा, 2 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा, 2 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। इसके बाद में एक दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री का बता रहा हूं आपको, 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी जरूर से जरूर, 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का रिवीजन मित्रों। 19वीं शताब्दी में क्या करना है आपको, तो हिंदू धर्म में जो सुधार हुआ है वो, मुस्लिम धर्म में जो सुधार हुआ वो, और साथ ही दोनों ही धर्मों के जो पुरातन पंथी जो चीजें थी उन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। मतलब कि यहां पर आपको ध्यान रखना है मुख्य तौर से क्या, तो ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज जरूर से जरूर, ब्रह्म समाज, आर्य समाज जरूर से जरूर, विभिन्न समाज सुधारक, इस समय के जो समाज सुधारक थे जरूर से जरूर इनको आपको देख लेना है। समाज सुधारक, विभिन्न समाज सुधारक, ठीक है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज, देव समाज, बहुत समाज है। तो थोड़ा सा सोशल रिफॉर्म को आपको देख लेना है, 19वीं शताब्दी का सोशल रिफॉर्म। तो ये इसमें मैं सीधे से ये कह देता हूं कि इसमें आपको ये देख लेना है मित्रों, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सारे लोगों को, केशव चंद्र सेठ, महादेव गोविंद नराडे, गोपाल हरि देशमुख, ये सारे लोग को एकदम से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या तो 19वीं सदी में हिंदू समाज सुधार, हिंदू समाज सुधार, मुस्लिम समाज सुधार,
इसके अलावे पारसी, वहां पे भी संस्था बनी थी, यहां पे पारसी धर्म सुधार, पारसी समाज सुधार, ठीक है। तो ये सारे, इसके बाद सिख समाज सुधार। देखिए ये समाज सुधार में लिख रहा हूं, लेकिन एक्चुअल जो सुधार था वो धर्म में था, धर्म में रिफॉर्म हुआ था, रिलीजियस रिफॉर्म हुआ था सारा चीज, ठीक है। तो ये सारे रिफॉर्म, अब देखिए पढ़ तो आप सब लिए हैं, लेकिन एग्जाम से जब 10-12 दिन और बच गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कौन सा चीज ज्यादा रिवीजन करना है, मैं बस ये बता रहा हूं। तो समाज सुधार जो कि 19वीं सेंचुरी की घटना है, 19वीं सेंचुरी और 20वीं शताब्दी को क्विक रिवीजन करिए, 2 घंटे 3 घंटा में पूरा रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन करके देखिए, और फिर आप देखिएगा कहीं भी अगर हिस्ट्री में आपके टेस्ट में नंबर कम आएंगे, ऑटोमेटिकली नंबर्स कम हो जाएंगे, और हिस्ट्री में नंबर ज्यादा आएगा, ऐसे टेस्ट में नंबर्स आपके बढ़ जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो मित्रों इसका जरूर से जरूर रिवीजन करिए, ये यहां से प्रश्न आने वाला है, यहीं से प्रश्न आएगा। चलिए, तो ये तो थी मॉडर्न हिस्ट्री की बात। अब दूसरा जो मैंने कहा कि दूसरा जो सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है वो एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री में कहां से पूछा जाएगा मित्रों? सिंधु घाटी सभ्यता, जरूर से जरूर सिंधु घाटी सभ्यता, एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें आपको क्या देखना है? साइट्स देखना है कि किस साइट से कौन सी चीजें मिली है। जैसे कि आपने देखा है रिपीटेड तौर पे बीपीएससी में पूछा गया है कि भाई मिट्टी के खिलौने का हल का साक्ष्य कहां से मिला है, जोते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है। तो इंडस वैली के साइट में कौन सी चीजें कहां से मिली है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर से जरूर आप याद कर लीजिएगा, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। इसके अलावे वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल क्विक रिवीजन। वैदिक काल में सबसे ज्यादा जुड़ी क्या होना है? प्रमुख देवता। उत्तर वैदिक काल की इंपॉर्टेंट गॉड ऋग वैदिक, और साथ ही ऋग वैदिक काल की इंपॉर्टेंट गॉड। तो आपको पता है उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति, ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन? तो इंद्र, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रमुख देवता कौन कहां पे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभा, समिति, विदत और गण, ये सब कहां पे है? ये सब ऋग्वेदिक काल में है। ऋग्वेद में सभा को कितने बार चर्चा किया है, ऋग्वेद में समिति का कितना बार चर्चा किया गया, ऋग्वेद में गण का कितना बार चर्चा किया गया, ये सब क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन। ऋग्वेद के पाठ करता हुआ ब्राह्मण क्या कहलाता है, यजुर्वेद का पाठ करता ब्राह्मण क्या कहलाता है, अथर्ववेद का पाठ करता ब्राह्मण क्या कहलाता है। क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन एकदम काम आएगा। और ये आपको वैदिक काल एकदम से आपको कुछ चीजों को क्विक रिवीजन करना है। नदियों के बारे में, नदी सूक्त संग्रह ऋग्वेद में कहां पे है, किस नदी को नदीत्तमा कहा गया? सरस्वती नदी नदीत्तमा कही गई है, सबसे नदियों में उत्तम सरस्वती नदी, लेकिन सबसे ज्यादा जिस नदी की चर्चा है वो है सिंधु नदी। तो ये चीज एकदम ध्यान रखना है। तो ये सब क्विक रिवीजन आपको करना है, क्विक रिवीजन करना है। इसके बाद वैदिक काल के बाद बौद्ध जैन काल, बौद्ध जैन काल जरूर से जरूर इंपॉर्टेंट है। सोल ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, भारतीय जो प्राचीन इतिहास है उसकी आत्मा है बौद्ध जैन काल। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बीपीएससी भी पूछती है। बौद्ध जैन काल में जरूर से जरूर बुद्ध को शिक्षा प्राप्त कहां हुआ, बौद्ध शिक्षा प्राप्त को क्या कहते हैं, मृत्यु को क्या कहते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में क्या है, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक क्या है, जो चारों बौद्ध संगतियां हुई हैं वो कब हुई हैं, किसके अध्यक्षता में हुई है, कौन शासक था, जरूर से जरूर ज्ञात रखिएगा, ठीक है। इसके अलावे मित्रों, इसके अलावे क्विक रिवीजन में, इसके अलावे सीधे आप आ जाएंगे कहां पे? तो सीधे आ जाएंगे 16 महाजनपद, 16 महाजनपद 16 किंगडम। 16 महाजनपद में मित्रों क्या करना है? 16 महाजनपद में, तो 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली, मगध जो मगध बिहार में पड़ता है। तो मगध के जितने वंश थे, कौन कौन से वंश? हर्यक वंश, नंद वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर कण्व वंश, फिर सतवाहन। हालांकि सतवाहन जो थे वो बाहर के थे, सतवाहन जो है तो महाराष्ट्र के क्षेत्र के थे, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं तो इनको जरूर से जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावे जो पिछले बार जो लास्ट सीडीपीओ जो हुआ था, उस सीडीपीओ में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण में स्थित है? तो 16 महाजनपद में से मात्र एक महाजनपद जो दक्षिण में स्थित है उसका नाम है अस्मक। एकदम याद रखिएगा मित्रों, एकदम याद रखिएगा। बिहार में मात्र 3 महाजनपद, मगध है, वज्जी है और अंग है, ये ध्यान रखिएगा मित्रों। सबसे ज्यादा महाजनपद उत्तर प्रदेश में 8 है, ये सब एकदम ध्यान रखिएगा मित्रों, एकदम ध्यान रखिएगा। ये सब आपके दोनों ही एग्जाम में पूछा जाएगा।
पूछा जा सकता है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में 2 महाजनपद है, ठीक है। तो ये सब एकदम से एकदम ध्यान रखिएगा, जरूर से जरूर याद रखिएगा मेरे भाइयों, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको बनेगा। तो ये सारे को क्विक रिवीजन में यहां से इन चीजों को आपको करना है। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद आपको क्या है, तो जब मगध पढ़िएगा तो मगध में मौर्य वंश एकदम जरूर पढ़िएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में, चाणक्य के बारे में एकदम पढ़िएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न होता है। अशोक के अभिलेखों में अशोक के नाम, किस नाम कहां पे दिया पड़ता है, उसके अभिलेख को किसने पढ़ा, ये सब एकदम क्विक रिवीजन जरूर से जरूर करिएगा। इसके बाद जब आइएगा तो आप देखिएगा कि मौर्यों के बाद बाहर से विदेशी आक्रमण होता है। विदेशी आक्रमण में 4 लोग आते हैं, जीएसपी के, ग्रीक, शक, पहल्लव, कुषाण। ग्रीक को थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मिनांडर एक शासक है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था, तो यहां से प्रश्न होता है। तो ग्रीक, शक, पहल्लव, कुषाण। तो देखिए यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है, ग्रीक और कुषाण। कुषाण में सबसे इंपॉर्टेंट कनिष्क। मौर्य साम्राज्य के बाद अगर कोई ने सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, मौर्य साम्राज्य के बाद अगर भारत में एक बड़ा साम्राज्य किसने स्थापित किया था, तो कनिष्क था। हालांकि कनिष्क भारत का नहीं था, कनिष्क का जो संबंध था वो बाहर से था, यूची कबीला से था, और वही यूची कबीला इंडिया आई थी और वहां से ये कुषाण वंश की स्थापना हुई थी, तो कनिष्क था। हालांकि कनिष्क का विस्तार हमारे ये उत्तर में बहुत ज्यादा नहीं था, कहां पे था, तो पश्चिम के क्षेत्र में बहुत ज्यादा था। और कहा जाता है कि जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया में ईरान तक कनिष्क का अधिकार था, सिल्क रूट को कनिष्क ने कब्जा कर लिया था। तो ये सारी चीज कनिष्क के बारे में। और कनिष्क के ही काल में चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और वहीं पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो मित्रों इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्विक रिवीजन में एनसीईआरटी में क्या रिवीजन करना है, गुप्त काल जरूर से जरूर। गुप्त काल मित्रों, गुप्ता पीरियड में किसको, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, ये कुछ शासक है जिसके बारे में जरूर आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। समुद्रगुप्त के बारे में ऐसे तो आपको पता है कि जो ये श्रीगुप्त है, इस वंश का संस्थापक है। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनता है, उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त नामक एक शासक आता है जो तो अयोग्य था। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य आता है, फिर आपको जो है सो कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। तो ये सारे जो प्रमुख शासक हैं गुप्त वंश के, ये जरूर इनके अभिलेख और इनके शासन कार्य को जरूर से जरूर मित्रों, जरूर से जरूर इसको जरूर रिवीजन करिएगा। गुप्त काल को, गुप्त काल का जो राजनीतिक व्यवस्था था, जो सामाजिक व्यवस्था था, वो जरूर से जरूर करिएगा मित्रों, जरूर से जरूर। इसके अलावे संगम को थोड़ा जरूर कर लीजिएगा। 3 संगम हुए थे, तीनों संगम में क्या क्या हुआ था जरूर थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं है। उसके बाद हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश या हर्षवर्धन, तीनों एक ही है। इनको जरूर से जरूर मित्रों, जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही इस काल में जो कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं, किताबों के रचनाकार कौन है, वो जरूर से जरूर क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा, एंशिएंट्स में जो भी प्रश्न पूछेगा, इन्हीं टॉपिक से पूछेगा, इनके बाहर नहीं पूछेगा। जरूर से जरूर इसको क्विक रिवीजन के तहत इसको रिवीजन करिएगा। चलिए मित्रों, अब मैं आता हूं आपको मध्यकालीन भारत में। तो जैसा कि मैंने कहा कि मध्यकालीन भारत में सवाल कम बनता है, ठीक है। तो बस मध्यकालीन भारत को थोड़ा कम भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगा मध्यकालीन भारत में। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में आपको पता है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये क्रोनोलॉजी एकदम ध्यान जुबान पर रखना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये एकदम ध्यान रखना है। पांचों के फाउंडर्स ध्यान रखने हैं। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश जो है, तो खिलजी वंश खिलजी वंश का संस्थापक देखिए, लोग जल्दीबाजी में लगा देते हैं अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इज द नॉट। फिरोज खिलजी जो था वो उसने जो है सो, जो उसका ससुर भी था और साथ ही चाचा भी लगता था, तो उसके द्वारा जो है सो ये स्थापना हुआ था खिलजी वंश का। उसके बाद तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। उसके बाद सैयद वंश, खिज्र खान। इसके बाद लोधी वंश, बहलोल लोधी। तो ये सारे फाउंडर्स ध्यान रखिएगा, ये फाउंडर्स बचपन है। और साथ ही अब क्या ध्यान रखना है
तो इन शासकों द्वारा कोई निर्माण कार्य किया गया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना दिया कुतुब मीनार, तो वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो चीज है वो सारा चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन बनाया है, किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो ये निर्माण कार्य, दिल्ली सल्तनत का निर्माण कार्य, और साथ ही दिल्ली सल्तनत के शासकों ने जो उपाधियां ली है, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के शासकों ने उपाधियां ली है, इसको क्विक रिवीजन करना है। और साथ ही इनके विभाग, जो इन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक डिपार्टमेंट बनाया था कि बनाया था दीवान मुस्तखराज, बकाया करों को वसूलने के लिए दीवान मुस्तखराज जैसे डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे। ठीक है, दीवान अर्ज बलबन ने बनाया था, सैन्य विभाग। ठीक है, दासों के लिए बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 क्विक रिवीजन करना है। और इसके साथ ही मुगल को आपको रिवीजन करना है। मुगल में कहां से कहां तक, तो 1526 से 1707, ये आपको क्विक रिवीजन में करना है। इसमें मुख्य तौर पे अकबर को अच्छे से रिवीजन करना है, शाहजहां को, औरंगजेब को, इन लोगों को अच्छे से रिवीजन करना है। मित्रों, अगर इतना रिवीजन अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपसे इस बात का दावा करता हूं कि 40 के 40 सवाल जो आपसे हिस्ट्री के पूछे जाएंगे उसमें सब सही करके आएंगे आप। तो पहले तो आप सब पढ़ा है आपने, यहां पे कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं जो आपको क्विक रिवीजन के तहत अब रिवीजन करना है, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस बनाना है। वो अगर आपने कर लिया मित्रों तो आपकी सफलता सुनिश्चित, क्योंकि हिस्ट्री छूटा तो रिजल्ट छूटा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों, तो आज का सेशन मैं अब यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन लास्ट में एक इंपॉर्टेंट सूचना, कल है 24 अप्रैल 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल को भारतीय संविधान के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है, साथ ही पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है मित्रों। तो कल मैं अभिजीत कुमार आपको भारतीय संविधान की मूल संरचना की अवधारणा, जो कि केशवानंद भारती मामला 1973 में अब तक की सबसे बड़ी बेंच, अब तक की जजों की सबसे बड़ी बेंच ने फैसला सुनाया था मूल संरचना के संबंध में, और उस बेंच ने कहा था कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन संसद संविधान की मूल संरचना को संशोधित नहीं कर सकती है। तो ये क्या होता है मूल संरचना, यह कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ, इस पूरी कहानी के साथ मैं कल आपके साथ लाइव जुड़ूंगा। मित्रों, कल हमारे साथ जुड़िए और इस सेशन का लाभ उठाइए। कल सुबह 9 बजे हम लोग रूबरू होंगे, लाइव होंगे, और इस चीज को लेकर के हम लोग करेंगे इस पर एक लाइव सेशन, जिसमें पूरे संविधान की कहानी मैं आपको समझाऊंगा एकदम आसान शब्दों में, एकदम शुद्ध हिंदी में। शुद्ध हिंदी मतलब एकदम गांव का हिंदी समझ लीजिए। बात है कि आपको समझ में आना चाहिए, बात आपके दिमाग में घुसना चाहिए कि संविधान के साथ क्या है। साथ में इंग्लिश वर्ड भी यूज किए जाएंगे, ताकि इंग्लिश बैच के कोई विद्यार्थी हो, कोई इंग्लिश लैंग्वेज का विद्यार्थी हो, तो उसके साथ भी कोई समस्या ना हो, और कोई गांव का विद्यार्थी हो जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, हिंदी भी थोड़ी बहुत तो उसको टूटी फूटी भाषा, जिस भाषा में समझ में आती है उस भाषा में संविधान की सारी समझ आपके दिमाग में मैं कल उतार दूंगा। तो मित्रों, कल जरूर हमारे साथ जुड़े। कल सुबह 9 बजे लाइव सेशन चलेगा हमारा संविधान पर, कि संविधान क्या है और संविधान का मूल संरचना क्या है। धन्यवाद मित्रों, सेशन पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।